स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। और आज के लाइव सेशन में हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कोरिलेशन को। कोरिलेशन यानी हिंदी में इसको कहते हैं सहसंबंध। और ये सहसंबंध क्या है और इसका पूरा डिटेल एनालिसिस हम यहाँ पर आज देखेंगे। आज का ये टॉपिक है, ये जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए और वैसे सभी मित्रों के लिए, सभी छात्रों के लिए जो बीपीएससी टीआरई 4 इकोनॉमिक्स पीजीटी के लिए जो है एलिजिबल है, अप्लाई करने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, उसके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो छात्र यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं या बेट जेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजी के स्टूडेंट हैं या यूजी के स्टूडेंट हैं, तो उन सभी छात्रों के लिए आज का हमारा क्लास जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसलिए बने रहिए और कंप्लीट एनालिसिस सीखिए। कोरिलेशन एनालिसिस, सहसंबंध क्या है, इसको निकालने के कौन से मेथड है, इन सभी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे, देखेंगे। और कैसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, उन सभी एग्जाम्स से रिलेटेड सवालों को भी हम देखेंगे, विभिन्न फार्मूले को देखेंगे कि कोरिलेशन के कितने फार्मूले हैं, कितने तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, देखेंगे। और कैसे तो अभी तक जो लोग नहीं जुड़ सके हैं जल्दी से जुड़िए, क्योंकि हमारा लाइव सेशन जो आज का है वो स्टार्ट हो गया है कोरिलेशन एनालिसिस का। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कोरिलेशन की। सहसंबंध क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और इसकी मात्रा का जो निर्धारण है वो कैसे होता है। कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जहां आवश्यकता लगे आप स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए। हालांकि क्लास के बाद हम इसका पीडीएफ भी जो है आपको भेज देंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके मोबाइल पर हमारा नंबर सेव होना चाहिए, 799 114 1192, है ना। ये नंबर सेव करके जो है हमें अपना नाम और एड्रेस, यानी किस शहर से हैं आप, किसकी तैयारी कर रहे हैं, भेजिए। मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा और इसका जो पीडीएफ है और पर्सनली आपको चला जाएगा, ठीक है। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़ सके हैं, जुड़िए जल्दी से। अच्छा, मुकेश जी, सदानंद, चंदन, टिकानी जंक्शन, चलिए सभी का स्वागत है। पहले समझिए सहसंबंध क्या है। देखिए, आपने ये महसूस किया होगा कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपकी हाइट भी बढ़ रही या आपका वेट भी बढ़ रहा है ना। जब वर्षा अधिक होती है तो उत्पादन भी बढ़ता है, खाद की मात्रा बढ़ाते हैं तो उत्पादन भी बढ़ता है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बाइवेरिएट सीरीज हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंड है। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम लें तो वस्तु की कीमत और मांग को, कीमत और मांग का एग्जांपल ले सकते हैं। हम आएंगे इससे, ये दो वेरिएबल है कीमत और मांग। आपको मालूम है कि लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जैसे जैसे प्राइस लो होता है, उसका जो डिमांड है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। चलिए आएंगे, तो दो वेरिएबल में क्या होता है कि साथ साथ परिवर्तन होने की जो है, यानी म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है। या तो दोनों साथ साथ बढ़ता है या दोनों साथ साथ घटता है, या दो से ज्यादा वेरिएबल ट्राई वेरिएट सीरीज भी हो सकता है, जो एक साथ में उसमें परिवर्तन होता है। जैसे हमने कहा कि भाई एज जैसे जैसे बढ़ा, हमारी हाइट भी वैसे वैसे बढ़ी, या हमारा वेट भी वैसे वैसे बढ़ा, या जैसे जैसे हमारा एज बढ़ा वैसे वैसे हमारी ताकत घटते गई। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं वैसे वैसे मांग घटता है, जैसे जैसे कीमतें घटती है वैसे वैसे मांग में वृद्धि होती है। तो इस तरह से दुनिया में बहुत सारे वेरिएबल हैं जो एक दूसरे से डिपेंड है। अब जैसे मान लीजिए कि जहाँ एजुकेशन अच्छा है वहाँ पॉवर्टी कम है, तो बहुत सारे ऐसे वेरिएबल हैं। तो जो दो वेरिएबल में एक साथ बदलने की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, या कहिए म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है, उसी को हम लोग कहते हैं कोवेरियंस।
सहसंबंध, है ना, कोरिलेशन। दो वेरिएबल भी हो सकता है, दो से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकता है। आएंगे दो से ज्यादा वेरिएबल कब होगा? देखिए, सामान्यतः क्या होता है हमारे जीवन में, क्या होता है, दो या दो से अधिक वेरिएबल वाली श्रेणियां देखने को मिलती है। जैसे खेत में आप खाद डालते हैं तो उस साल उत्पादन अच्छी होती है ना। तो यहाँ भी दो वेरिएबल है, एक एक्स खाद मान लीजिए, उत्पादन वाई मान लीजिए। तो दो वेरिएबल बहुत सारी श्रेणियां देखने को मिलती है जिनमें की म्यूचुअल डिपेंडेंसी एक साथ बदलने की प्रवृत्ति हुई थी। कौन कौन से भाई? जैसे आयु के साथ लंबाई का बढ़ जाना, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने के साथ साथ मुद्रा का मूल्य का कम हो जाना, वर्षा अधिक होने पर कृषि का उत्पादन का बढ़ जाना। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। अब तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, जब दो श्रेणियां परस्पर आश्रितता होने की प्रवृत्ति हो, है ना, यानी म्यूचुअल डिपेंडेंसी हो। क्या लिखेंगे? म्यूचुअल डिपेंडेंसी हो। म्यूचुअल डिपेंडेंसी हो तो उसी को स्टैटिस्टिक्स में हम लोग कहते हैं सहसंबंध, कोवेरियंस, है ना, कोरिलेशन या कोवेरियंस। ये क्या कर रहा है? हाँ, साथ साथ बदल रहा है। कितना बदल रहा है ये नहीं बता रहा है अभी। साथ साथ बदल रहा है, उसकी मात्रा कितनी नहीं, साथ साथ बदलने की। साथ साथ बदलने की मतलब या तो दोनों सेम डायरेक्शन में या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे जैसे पैडल मारते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में। अभी जैसे पैडल की स्पीड बढ़ाते हैं तो साइकिल की स्पीड बढ़ती है ना। एक्सेलेटर बढ़ाते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। तो ये क्या है? म्यूचुअल डिपेंडेंसी है ना। तो दो चरों का साथ साथ बदलना, है ना, बदलना यानी कि या तो बढ़ना या तो घटना, जो म्यूचुअल डिपेंडेंसी है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, चलिए, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूं। मान लीजिए एक्स और वाई, एक तरफ कीमत को रखते हैं, है ना, कीमत एक्स मान लेते हैं, और मांग की मात्रा, मांग की मात्रा वाई। देखिए कैसे दो वेरिएबल एक साथ बदलते हैं। जैसे मान लीजिए कीमत जैसे जैसे बढ़ती है ना, टमाटर की, चलिए टमाटर की कीमत लेके चलते हैं, तो वैसे वैसे जो इसका डिमांड है, देखिए ये टमाटर की कीमत को रखा, ये टमाटर की मांग की मात्रा को। तो टमाटर की कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है, ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं, तो इसका डिमांड क्या हो रहा है? देखिए घट रहा है। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो जैसे जैसे टमाटर की कीमत घट रही है, इसकी डिमांड यानी मांग की मात्रा बढ़ रही है। तो दोनों वेरिएबल क्या है? यहाँ साथ साथ बदल रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ये भी हो सकता है कि दो वेरिएबल इस तरह से नहीं, दूसरे तरीके से भी बदल सकता है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में बदल सकता है, इस तरह से, इस तरह से दोनों साथ साथ भी बदल सकता है ना, दोनों साथ साथ भी बदल सकता है। दोनों साथ साथ दोनों, ये भी वेरिएबल साथ साथ बदल रहा है। ठीक है, ये साथ साथ बदल रहा है, और ये भी, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बदल रहा है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में बदल रहे हैं, ये दोनों बढ़ रहा है। और नीचे से चलेंगे तो दोनों घट रहा है। तो इस तरह से वेरिएबल का साथ साथ बदलना, है ना, चेंज होना क्या कहलाता है? कोवेरियंस कहलाता है। कोवेरियंस यानी सहसंबंध भी कह सकते हैं इसको, या सहसंबंध कहलाता है। आपकी उपस्थिति बहुत कम रहती है तो हमारा जो पावर है वो पावर ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, उपस्थिति अच्छी नहीं रहती है ना। मैं आपको बार बार कहता हूँ आपकी उपस्थिति ठीक नहीं है। अब देखिए, अब अगर सहसंबंध के प्रकार को देखेंगे कितने तरह के होते हैं, तो ये कई तरह से हम यहाँ डिवाइड करते हैं। एक जो डिवाइड करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो एक फर्स्ट नंबर जो है ये धनात्मक या ऋणात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? देखिए, जब दोनों वेरिएबल में परिवर्तन एक ही डायरेक्शन में हो, समान दिशा में हो, तो ऐसा सहसंबंध पॉजिटिव कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। दो वेरिएबल अगर सेम डायरेक्शन में बदले,
सेम डायरेक्शन का मतलब है या तो दोनों बढ़ रहा होता है या दोनों घट रहा होता है। दोनों या तो बढ़ रहा होता है या दोनों घट रहा होता है। तो यहाँ पर आप देखिए एक्स और वाई को, एक्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ रहा है। दूसरा देखिए वाई 20 30 40 50 60 70 80 90। तो दोनों वेरिएबल क्या है यहाँ, दोनों वेरिएबल क्या है, साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो दोनों जब एक ही डायरेक्शन में चले यानी दोनों बढ़े या दोनों घटे तो इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और ऐसा जब भी होगा तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है। कैसे, जैसे मांग बढ़ने पर वस्तु की कीमत का बढ़ जाना, मांग बढ़ेगा तो कीमत भी बढ़ जाएगा। उम्र बढ़ने पर वजन का बढ़ जाना, इस तरह का उम्र बढ़ने पर लंबाई का बढ़ जाना, अधिक खाद देने पर उत्पादन का बढ़ जाना, इस तरह से पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। दूसरा नेगेटिव कोरिलेशन, देखिए जब दो वेरिएबल के बीच विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है तो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। यानी दोनों वेरिएबल जो है अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा। देखिए अगर इसको आप देखेंगे अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है एक बढ़ेगा तो दूजा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूजा घटेगा। देखिए 8 7 6 5 4 3 2 1 घट रहा है, 20 30 40 50 60 70 80 90 बढ़ रहा है। एक क्या हो रहा है, एक्स वाला घट रहा है, वाई वाला बढ़ रहा है। एक घट रहा है, वाई बढ़ रहा है। तो यह दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल बदले तो उसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, ऋणात्मक सहसंबंध। क्या कहते हैं, ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा अब मैं एग्जांपल लिखता हूं और आप बताइएगा ये कैसा कोरिलेशन है। चलिए ये बताइए, हमने यहां पर लिख दिया एक एक्स और वाई। अब बताइए ये कैसा कोरिलेशन इसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में कैसा सहसंबंध, कैसा कोरिलेशन है, दोनों में किस डायरेक्शन में बदलने की प्रवृत्ति है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है। इसका आंसर आप दीजिए, बताइए। एक्स देखिए ये बढ़ रहा है ऊपर से नीचे की ओर, ये देखिए घट रहा है। एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो क्या है यहाँ पर, कैसा कोरिलेशन है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिए आप। यहाँ क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। कैसा है, नेगेटिव है, नकारात्मक सहसंबंध है। कैसा है, नकारात्मक। अच्छा दूसरा एक और लेके चलते हैं, एक्स और वाई। यहाँ लेके चलते हैं हम लोग 40 30 20 और 10। यहाँ हो जाता है आपका 80 90 120 140। आप बताइए इसके बीच कैसा सा संबंध है इस टेबल में, कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिए। मुकेश जी, सदानंद जी, प्रीतम जी, चंदन, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए 10 सेकंड में कि कैसा सा संबंध है इसके बीच में, कैसा सा संबंध है आपका। हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से बताइए कि क्या रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में, क्या सहसंबंध है। ए नंबर और ये बी नंबर, बी नंबर का आंसर बताइए। अभी तक आपका आंसर नहीं आया है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि जो है नेगेटिव लिखे हैं मुकेश जी। और बताइए, सदानंद पॉजिटिव लिखे हैं। और बताइए, ट्रेंडिंग लिखे हैं नेगेटिव। और चंदन, प्रीतम जी, सदानंद नेगेटिव। अच्छा और क्या चंदन, देखो दोनों वेरिएबल एक्स को देखो ऊपर से नीचे की ओर घट रहा है, वाई को देखो बढ़ रहा है। एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो उल्टा डायरेक्शन ना है। तो ये कैसा कोरिलेशन होगा, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होगा। नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। चलिए दूसरा चलते हैं।
देखो, एक लीनियर होता है, दूसरा नॉन लीनियर। लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर। लीनियर क्या होता है? अगर दो अगर ग्राफ आपका इस तरह से है तो लीनियर है, या इस तरह से लीनियर है। अगर ग्राफ ये सीधा नहीं, इस तरह टेढ़ा है ना, इस तरह से है या इस तरह से है, तो ये कर्व टाइप का, तो कर्व लीनियर होगा। ठीक है। अच्छा, हम आपको बताते हैं यहाँ पर, समझिए इस चीज को कि लीनियर कोरिलेशन किसको कहेंगे और नॉन लीनियर किसको कहेंगे। देखिए, दोनों वेरिएबल को आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्स बढ़ रहा है, वाई भी देखिए बढ़ रहा है। तो कहिएगा सर पॉजिटिव कोरिलेशन। हाँ, पॉजिटिव तो है, लेकिन लीनियर है कि नॉन लीनियर है? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये देखिए 10 20 30 40 50 60 70। तो ये डबल हो जा रहा है, तो ये भी डबल हो जा रहा है, ये ट्रिपल तो ये भी ट्रिपल, ये फोर्थ तो ये भी फोर्थ। यानी दोनों का बदलने का जो रेशियो है, अनुपात है, वो दोनों सेम है। तो जब दोनों वेरिएबल सेम रेशियो में बदले, समान अनुपात में बदले, तो उसको लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। और इसका जो ग्राफ होगा, क्योंकि ये दोनों बढ़ रहा है, तो लीनियर ग्राफ इस तरह से होगा। ठीक है। कैसा होगा? ये इस तरह से आप देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर जाएगा, लीनियर कोरिलेशन। और लीनियर नहीं होगा तब जब ये दोनों समान अनुपात में नहीं बदले। ये मानिए 10% 10% बदले, या 20% बदले, 50% या 100% दोगुना दोगुना बदले, लेकिन दूसरा जो है उस रेशियो में चेंज नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं, ये नीचे वाला देखिए, देखिए इसको देखिए, एक्स को देखिए, 12 15 18 26 28 29 30 31 35 40। आप इसको नहीं कह सकते कि समान अनुपात में बदल रहा है, समान रेशियो में बदल रहा है ही नहीं। उसी तरह देखिए, 10 20 30 40 50, वाई वाला समान रेशियो में चेंज हो रहा है, लेकिन एक्स वाला का रेशियो इक्वल नहीं है। और इसका जब ग्राफ बनाइएगा, ये कैसा है? बढ़ता हुआ है ना, क्या दोनों बढ़ रहा है? तो बढ़ता हुआ तो होगा, लेकिन जो है ग्राफ जो है कर्व टाइप का होगा, इस तरह से। वो स्ट्रेट लाइन होगा, ये कर्व लाइन होगा। तो जब दोनों वेरिएबल समान अनुपात में, समान रेशियो में नहीं बदले, और इसका ग्राफ इस तरह हो, तो ये क्या है? नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाता है, या कर्व लीनियर कहलाता है, या वक्र रेखी कहलाता है। ठीक है। तो लीनियर और नॉन लीनियर, समझ गए? एक आपने एक देखा पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और ये देखा कर्व के डिजाइन के अकॉर्डिंग, वो स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन है। तो लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, लीनियर और नॉन लीनियर ये हो गया हमारा। अब एक और है, देखिए एक और है, पार्शियल और सिंपल कोरिलेशन। ध्यान से बता दूं, अगर ये दो ही वेरिएबल है, कौन? एक्स और वाई, जिसके बीच में कोरिलेशन निकालना है, दो ही वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो जब दो ही वेरिएबल होता है कोरिलेशन निकालने के लिए, जैसे यहाँ पर ये है, और इसका कोरिलेशन निकालिएगा, इसका जो ग्राफ होगा प्लॉट कर दीजिए ग्राफ में, दोनों समान अनुपात में है, तो आप कहेंगे कि जो है लीनियर है। और इसका जब बनाइएगा तो ये इस तरह से ग्राफ निकलेगा, लीनियर भी है और सिंपल कोरिलेशन है। तो जब दो ही वेरिएबल हो, एक्स और वाई, है ना, एक्स वेरिएबल एंड यहाँ वाई वेरिएबल, जब दो ही वेरिएबल हो, तो उसको कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। क्या कहते हैं? सिंपल कोरिलेशन, यानी साधारण सहसंबंध इसको कहते हैं। कब? जब दो वेरिएबल ही हो, साधारण सहसंबंध, सिंपल कोरिलेशन। हाँ, दो से ज्यादा वेरिएबल जब हो जाएगा, तब वो मल्टीपल कोरिलेशन कहलाएगा। कब? जब दो से ज्यादा वेरिएबल हो। जैसे यहां देखिए, इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए, इस एग्जांपल में जो कोरिलेशन निकाला जाएगा किसके किसके बीच में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ दो नहीं, तीन वेरिएबल है। एक है उत्पादन, एक्स मान लीजिए,
वर्षा y मान लीजिए और खाद z। तो एक वेरिएबल का एक से अधिक यानी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में या कोरिलेशन निकालना होगा, तो इस केस में ये होगा मल्टीपल कोरिलेशन। क्या होगा? मल्टीपल को रिलेशन, यानी इसको कहते हैं बहुगुणी सहसंबंध, है ना? बहुगुणी सहसंबंध, मल्टीपल कोरिलेशन, बहुगुणी सहसंबंध यहां पर कहते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है? दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक और होता है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल में क्या होता है? कई वेरिएबल होते हैं, है ना? कई वेरिएबल होते हैं, दो तीन चार, मल्टीपल कोरिलेशन का एक हिस्सा है ना? उसी तरह हो जाएगा, ये मान लीजिए कि इस तरह से जब कोरिलेशन निकाला जाएगा ना, तो x का y के साथ निकालेगा आर एक्स वाई, और z को न्यूट्रल मान लेगा। उसी तरह आर वाई जेड के बीच निकालेगा तो x को न्यूट्रल मान लेगा। तो भले बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, लेकिन कोरिलेशन जब निकाला जाएगा तो दो ही वेरिएबल का एक साथ तीसरे को न्यूट्रल मान के निकालता है। तो वैसे केस में पार्शियल कोरिलेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर। सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोरिलेशन हम निकालेंगे, हाँ, जब हम कोरिलेशन को निकालेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? सहसंबंध की मात्रा का डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, इसको निकालने के फॉर्मूले अलग अलग है, लेकिन इसको डिनोट करते हैं आर से। और आर का मान कितना आया है ना, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर डिनोट करते हैं, है ना? इसका मान कितना आया, उस आधार पे इसको हम कैटेगराइज करते हैं, इसका डिग्री का डिवीजन करते हैं। और उस डिग्री के डिवीजन को देखिए, मैंने एक टेबल में यहां पर दिखाया है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, एक में है सहसंबंध की मात्रा, यानी उसका नाम क्या देंगे, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा। जैसे यदि आर का मान लीजिए अगर सामने निकाला आपने 0.75 आ गया, तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन कितना होगा मान लीजिए। तो 0.75 इस टेबल के किस रेंज में आएगा? प्लस में है वो, तो प्लस में इस रेंज में आएगा 0.75, या मान के चलिए 7.3 ही आ गया, इस तरह से कुछ भी, तो इस रेंज में आएगा। तो ये क्या है? देखिए पॉजिटिव, ये क्या है? मॉडरेट। मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे इसको, है ना? क्या कहेंगे? मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर आर का मान 0.93 आ गया, तब तो 93 किसके भी प्लस में है ना, तो इसके बीच में आएगा। तब ये क्या होगा? डिग्री में हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। तब क्या लिखेंगे? हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और यदि आर का मान आ गया -0.83, -0.83, तो किस में आएगा? माइनस में है तो नेगेटिव वाला में 0.83, तो इसमें इस रेंज में आएगा। ये किसका है? देखिए हाई डिग्री, डिग्री में क्या है? हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से मात्रा को देख करके जो है उसकी डिग्री का निर्धारण यहाँ पर किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, अभी इसका काम देगा। अब समझाते हैं आपको। अगर आर का मान यानी +1 आया या -1 आया, अगर +1 आया तो डिग्री में होगा परफेक्ट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर -1 आया तो परफेक्ट डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर आर का मान इस रेंज के बीच में आया, प्लस वाला जो 0.75 टू 1 के बीच आया, तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर आर का मान नेगेटिव में आया और इस रेंज में आया, तो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। इसी तरह से जो है, जो मात्रा यहाँ दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख लेंगे कि आर का मान कितना है। और यदि आर का मान 0 आया तो कोरिलेशन है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, और यदि आर का मान 0.25 के बीच आया, जीरो प्लस या माइनस में, अगर प्लस में आया तो लो डिग्री
पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर माइनस में आया तो लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन कब? आर का मान होना चाहिए 0 से 0.25। जैसे हम लिखते हैं आर का मान -0.22। अब बताइए इसका डिग्री कितना? जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कितना डिग्री है। कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट कीजिए कितना डिग्री होगा। यहाँ पर आर का मान है 0.22, तो किस रेंज में आएगा? -0.22। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए इस पर कि कहाँ आएगा, कहाँ आएगा जी? चंदन, मुकेश, प्रीतम जी, सदानंद, क्या नहीं पता? आर को -0.22 है ना, तो इस रेंज में आएगा। देखो आएगा कि नहीं आएगा, कि मोबाइल ऑन करके सो गया? अरे यार, तो ये 0.22 जो माइनस में है कहाँ आएगा? इस रेंज में आएगा ना। ये किसका है? देखो या तो लो डिग्री, डिग्री में क्या है? लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। और यदि इसका मान प्लस में आया तो नहीं, हाई डिग्री कहाँ से होगा? ये देखिए लो डिग्री, अब ये प्लस में 0.22 लिख दिया। अब देखिए कहाँ आएगा? इस रेंज में आएगा 0.22। ये क्या है? पॉजिटिव ना है, और ये इसके सामने देखिए लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। तो वो आर कितना आया उसके मान पर निर्भर करेगा। और इस टेबल को देख करके देख लीजिएगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेगा, आर का मान दे देगा और डिग्री पूछेगा कि कितना डिग्री होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट रखिए, अभी आपको काम देगा जस्ट आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आर का मान अगर +1 हो तो पूर्ण धनात्मक यानी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 हो तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन पूर्ण ऋणात्मक। यदि आर का मान 0 हो तो कोरिलेशन नहीं है वहां। और यदि आर की मात्रा 0 से अधिक 1 से कम हो, या 0 से कम और -1 के बीच हो, यानी आर जो होता है वो -1 से लेके +1 तक के बीच में होता है। आर है ना, आर जो सहसंबंध की मात्रा कहते हैं, सहसंबंध गुणांक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है -1 और +1, ठीक है, के बीच होता है, इसी के बीच होता है आर का मान -1 और +1 के बीच। ध्यान दीजिएगा, पूछ देता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ देगा कि आर का मान कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान जो है कितना होता है, सहसंबंध की मात्रा। आर को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध की मात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें किसका, क्लास में चलो करे जरा ठीक। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम देखें माप इसको निकालने का कौन कौन सा मेथड है, देखिए एक स्कैटर डायग्राम है और डॉट डायग्राम मेथड, ग्राफिक मेथड है, कार्ल पियर्सन है, स्पीयरमैन है, और ये जो है संगामी विचलन विधि, न्यूनतम वर्ग विधि। लेकिन इन सब में सबसे अधिक पॉपुलर है जिसको हमें देखना है वो यहाँ पर आपको है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्पीयरमैन का। ध्यान दीजिएगा, कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन का हमको यहाँ पर मेथड जानना है ना। चलिए सबसे पहले चलते हैं, निकालते कैसे हैं कार्ल पियर्सन को। कॉपी निकालिए और मेरे साथ साथ लिखिए कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर्मूला एक नहीं है, कई फॉर्मूले हैं। और नहीं लिखेगा तो फिर भुला जाइएगा, याद ही नहीं रहेगा आपको, याद नहीं रहेगा, याद करके कितना लिखिएगा। समझिए फॉर्मूला को, मेरे साथ आइए समझिए।
ऑटोमेटिक फॉर्मूले से फॉर्मूला बनते चला जाएगा और उसको आप याद कर लीजिएगा बाद में। फॉर्मूले को समझ लिए तो याद करना बहुत आसान है, क्योंकि जो सवाल पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, देखिए आर का जो मान होता है कोवेरियंस एक्स वाई बटे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स गुना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। चूंकि यह दो सीरीज होता है एक्स और वाई, मीन मीडियन मोड स्क्यूनेस वगैरह में आपने क्या देखा था, एक ही सीरीज आपके पास था, और यहाँ पर अब कितना है, दो सीरीज है ना, इसलिए दोनों का अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकलता है, हम आपको बताएंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया, कोवेरियंस एक्स वाई, एक्स और वाई का कोवेरियंस बटे एन गुना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स गुना वाई। ठीक है, चलो लिखो साथ में, आर एक्स वाई, यानी एक्स और वाई के दो वेरिएबल, दो सीरीज जो है वेरिएबल सीरीज, उसके बीच अगर सहसंबंध की मात्रा को निकालेंगे तो एक्स और वाई का जो कोवेरियंस है तो सीओ भी लिखते हैं, उसमें हम भाग देंगे एन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स गुना एस डी ऑफ वाई से। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एस डी ऑफ एक्स गुना एस डी ऑफ वाई से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, किस मेथड में, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में। अब देखिए ये कैसे निकलेगा भाई, यहां पर आपको हिंट्स देते हैं समझने के लिए। देखिए एक्स और वाई के बीच जब कोवेरियंस निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स का मीन गुना वाई माइनस वाई का मीन, और इसका टोटल करेंगे, उसके बाद एन से हम भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए ये x माइनस एक्स का मीन जो है इसको हम लोग लिखते हैं dx, और y माइनस वाई मीन को इसको लिखते हैं dy, और ये सिग्मा है तो सिग्मा dx dy बटा n हो गया। ठीक है, और इसी को ये x माइनस एक्स के मीन को हम लोग यहाँ लिखते हैं स्मॉल x, और इसको लिखते हैं y माइनस वाई का मीन को स्मॉल y बटा n। समझ में आया, मैं यहाँ लिख देता हूं x माइनस एक्स का मीन, एक बक्सा में समझा देता हूं कि जो x माइनस एक्स का मीन है इसी को हम स्टार्ट में सिंबल देते हैं स्मॉल x या dx का, और डेविएशन जो y का y के मीन से है y माइनस वाई मीन, इसको स्मॉल y लिखते हैं और इसको dy लिखते हैं। समझे ये, तो अब ये जो है इसको यहाँ प्लॉट कर दीजिए आप, देखिए आपको फॉर्मूला निकल जाएगा, दो तीन फॉर्मूला। चलिए चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। देखिए अभी आपने क्या देखा, आर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स गुना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, अब कोवेरियंस को आपने कैसे लिखा, तो कोवेरियंस को लिखा सिग्मा एक्स माइनस एक्स का मीन गुना वाई माइनस वाई का मीन बटा एन, और नीचे क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स गुना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला, ये सेकंड फार्मूला। अब देखिए थर्ड फार्मूला, इसी चीज को हम स्मॉल एक्स लिखते हैं और इसी को स्मॉल वाई लिखते हैं, तो सिग्मा एक्स वाई हो गया, या इसको हम डी एक्स भी लिखते हैं और इसको डी वाई हो गया, सिग्मा डी एक्स डी वाई बटे एन गुना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स गुना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। अब देखिए इसी x माइनस एक्स के मीन को हम लोग स्मॉल एक्स लिखते हैं और इसको हम y माइनस वाई के मीन को स्मॉल वाई, तो ये जो स्मॉल एक्स वाई गुना एन गुना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स गुना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, कितना फॉर्मूला हो गया, देखो एक ही से कितना फॉर्मूला निकला जी, चार फॉर्मूले आपके पास हो गए, है ना। कितना हो गया, चार फॉर्मूले हो गए आपको एक ही से, यही है इसी से हमने निकाला है ना। देखिए चार फॉर्मूला हो गया। अच्छा अब आइए, इंडिविजुअल सीरीज में एक्स का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है,
डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा एक्स बटा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट वैल्यू मेथड आपने पढ़ा था, याद कीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन को, डायरेक्ट वैल्यू मेथड। दूसरा, अगर डेविएशन मेथड से निकालते हैं एक्स माइनस एक्स का मीन, जिसको हम लोग डी एक्स कहते हैं या स्मॉल एक्स कहते हैं, और वाई माइनस वाई का मीन, जिसको हम लोग डी वाई कहते हैं या स्मॉल वाई कहते हैं। जैसे एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकला, उसी तरह वाई का भी निकल जाता है, उसको भी निकाल ही देते हैं, तब हम लोग आएंगे, है ना। तो अगर वाई सीरीज का एसडी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा वाई स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा वाई बटा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा मेथड है, ये डायरेक्ट वैल्यू मेथड है ना। ध्यान दीजिएगा इसको, डायरेक्ट वैल्यू मेथड, क्योंकि फॉर्मूला तो याद करना ही होगा आपको। अच्छा, अगर आप अब शॉर्टकट में चलेंगे, इफ डेविएशन से लेके चले, जिसको हमने डी एक्स लिखा था और स्मॉल एक्स लिखा था, और y माइनस वाई के मीन से डेविएशन लें, इसको स्मॉल y और डी वाई रखा था, है ना, तब स्टैंडर्ड डेविएशन जो x का होगा वो क्या होगा, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बटा एन, यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन का रूट लेंगे। और एस डी ऑफ वाई क्या होगा, तब हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर वाई बटा एन, इसी को हम लोग एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं, सिग्मा सॉरी वाई स्क्वायर बटे एन। देखिए ये फॉर्मूला होता है। इसके आगे भी एक चीज और होता है, एस डी और एस डी वाई के इस रूप में, उसको भी समझाते हैं यहाँ, उसको भी समझिए, ध्यान दीजिएगा इसको, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का निकालेंगे, अगर मीन हमने निकाला है, डेविएशन निकाला है कहाँ से, मीन से, तब ये फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर बटा एन, यानी डेविएशन के स्क्वायर का मीन का रूट, और इसी को लिखा जाता है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बटा एन, और इसी को लिखा जाता है सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर बटा एन। जैसे एक्स का निकालते हैं वैसे वाई सीरीज का भी निकालते हैं, ठीक है, उसी तरह सेम टाइप से वाई सीरीज का क्या हो जाएगा, वाई से वाई के मीन का डेविएशन का स्क्वायर टोटल एन, ये यानी डी स्क्वायर वाई का टोटल करेंगे, उसका अर्थमेटिक मीन का रूट, यानी इसको हम लिखेंगे यहां पर सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन। ये हिंट्स, ये हिंट्स हमने आपको दिया। और अब इसी चीज को अगर यहां हम अप्लाई कर देंगे, है ना, तो देखिए फॉर्मूला क्या निकल जाएगा आर का, सिग्मा एक्स वाई या डी एक्स डी वाई लिखेंगे, चलिए डी एक्स डी वाई चलते हैं। अब देखिए एन गुना कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, डी एक्स वाला है तो डी एक्स वाला, ये दोनों अप्लाई करते हैं, डी एक्स वाला, ये कितना हो गया, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बटे एन गुना सिग्मा डी स्क्वायर वाई बटा एन, है ना, यही है। तो एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ, सिग्मा डी एक्स डी वाई, और नीचे सिग्मा डी स्क्वायर एक्स गुना सिग्मा डी स्क्वायर वाई। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, पांचवा फॉर्मूला हो गया। कितना फॉर्मूला हो गया, फास्ट हो गया ना। अब दिखाते हैं आपको, पांचवा फॉर्मूले में क्या है, आर सिग्मा डी एक्स डी वाई, इसमें क्या भाग दिया हमने, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स से और सिग्मा डी स्क्वायर वाई से, है ना, ये पांचवा फॉर्मूला था। अब बताते हैं, ये जो आपने डी एक्स निकाला था, कैसे निकाला था, डेविएशन एक्स सीरीज का, एक्स में एक्स का मीन घटाया था, इसको स्मॉल एक्स भी लिखा था, और डी वाई कैसे निकाला था, वाई में
वाई का मीन, जिसको हमने स्मॉल वाई लिखा था, है ना। तो इसके जगह पर हम स्मॉल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके स्मॉल वाई स्क्वायर, ऊपर में एक्स वाई लिख सकते हैं। तो आर क्या हो गया, सिग्मा एक्स वाई बटा सिग्मा एक्स स्क्वायर गुना सिग्मा वाई स्क्वायर। ये छठा फॉर्मूला हो गया। देखिए कितने फार्मूले हो गए, 6 फार्मूले अभी तक हो गए। ये किसका मेथड है, ये कार्ल पियर्सन का ही मेथड का 6 फार्मूला हो गया। ठीक है, और भी फार्मूले हो जाएंगे, लेकिन अब शॉर्टकट मेथड में चलते हैं, है ना। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ डेविएशन आपने किससे लिया, अर्थमेटिक मीन से, dx, d फॉर डेविएशन, x माइनस एक्स का मीन। लेकिन अगर x का मीन दशमलव में आ जाता है, तब जो डेविएशन लिया जाता है एज्यूम्ड मीन से लिया जाता है। एज्यूम्ड मीन क्या है तो आपको पता है ना। उस समय जो फॉर्मूला होता है किसका, आर का, थोड़ा याद रखिएगा इसको। मैं फॉर्मूला लिखता हूं, एन गुना सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स गुना सिग्मा डी वाई, और इसको हम भाग देते हैं एन गुना सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसको फिर भाग देते हैं वाई स्क्वायर वाला डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ये कब, जब डेविएशन हम एज्यूम्ड मीन से लिए। ठीक है, और डायरेक्ट वैल्यू एक और होता है डायरेक्ट वैल्यू मेथड, कि भाई डेविएशन डेविएशन कुछ मत लीजिए और सीधा डायरेक्ट वैल्यू मेथड से इसको निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला इसी पर आधार पर है, जहाँ डी एक्स है वहां एक्स लिखिए, जहाँ डी वाई वहां वाई लिखिए। एन गुना सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स गुना सिग्मा वाई, और नीचे बस जहां डी एक्स है वहां एक्स लिखिए। फॉर्मूला उसी टाइप का होगा, एन गुना सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ लिखेंगे एन गुना सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। कितने फार्मूले आपके पास हो गए, 6 तो उधर था, ये 7वां हो गया और ये 8वां हो गया। चलिए, जब 8 फार्मूला आपके पास हो गया, ये काफी हो गया, बहुत फार्मूले हो गए। ठीक है, और ये सवाल जब भी आपको पूछेगा इस पर, तो इसी 8 फार्मूले पर आधारित सवाल आपको पूछे जाएंगे। और इसीलिए आप जो है यहाँ पर क्या करना है आपको, इस सारे फॉर्मूले को याद कर लेना है। क्या करना है, सभी फॉर्मूले को याद कर लेना है। आप इसको नोट कर लीजिए, और मैं अब यहाँ पर सवाल लिखता हूं, और आप बताइएगा कि कोरिलेशन की मात्रा कितनी होगी, है ना। कोरिलेशन की मात्रा कितनी होगी। जब भी आप यहाँ सवाल आपको बीए की तरह एमए की तरह बनाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता है, उसमें वैल्यू रख देगा और पूछ देगा कि जो है आंसर बताइए कोरिलेशन कितना होगा। अब मान लीजिए किन्हीं को पढ़ना है कि इस फॉर्मूले पर आधारित कैसे बनता है, तो हमारा इसका पूरा लेक्चर रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड लेक्चर को जो है आप प्लेलिस्ट से रिकॉर्ड को निकाल करके देख सकते हैं इस फॉर्मूले पर कैसे फिट करेंगे। लेकिन आपको जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो हम आपको बता देते हैं कि कैसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आपको लेके चलते हैं सवाल पर। चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो सवाल में क्या है। ठीक है, और नंबर देख के समझ जाइएगा वो फॉर्मूला कौन सा लगाना है। और भी कुछ एग्जाम्पल आपको दे देंगे। देखिए सवाल में दिया है सिग्मा एक्स दिया हुआ है 120, कितना है 120। सिग्मा एक्स वाई है 432। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, सिग्मा वाई है 432। हालांकि इतना बड़ा सवाल वहां पर लिखेगा नहीं। एक्स वाई है 4992, और सिग्मा एक्स स्क्वायर
और सिग्मा वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है। सिग्मा वाई स्क्वायर 18,252 है और सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है वो है 1392। हम इसको आपको घर में छोड़ दे रहे हैं बनाने के लिए, लेकिन एक सवाल और हल्का लेके चलते हैं जो कम टाइम लगे। आप कैलकुलेटर से या विदाउट कैलकुलेटर से इसको आप जो है बना के देखिएगा कि कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दीजिए इसमें कौन सा फॉर्मूला, इसमें से जितना आपने फॉर्मूला पढ़ा उसमें कौन सा फॉर्मूला फिट कीजिएगा। चलिए कौन सा फॉर्मूला फिट कीजिएगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला बताइए। देखिए एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान दिया है, तो यहाँ आर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एन गुना सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स गुना सिग्मा वाई। ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मूला हमको कौन सा लगाना है, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। उसी तरह से एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले पर इस वैल्यू को जब पुट कर देंगे तब आपका आंसर आ जाएगा कि कितना होगा, आर का मान। ठीक है, सब वैल्यू दिया हुआ है। दूसरा एक और सवाल लेके चलते हैं अब हम आपको यहाँ पर। देखिए हम सवाल को लेके चलते हैं और उस सवाल के आधार पर आपको जो है बताना है कि आर का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल दिया है सिग्मा डी एक्स डी वाई। सिग्मा डी एक्स डी वाई दिया है 46 और सिग्मा डी स्क्वायर एक्स जो है और सिग्मा डी स्क्वायर वाई दिया है। दोनों का मान है 28 और 84। एन का भी मान दिया हुआ है, एन यहां पर है 7। ठीक है, और ये भी कहा दिया है कि हमने जो डी एक्स निकाला है वो एक्स में एक्स का मीन घटा करके और डी वाई जो निकाला है वाई में वाई का मीन घटा करके निकाला है। बताइए आर का मान कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना होगा। कोई बताओ कौन सा नंबर फॉर्मूला लगेगा, कोई बताओ क्या मान दिया है, डी एक्स डी वाई, डी स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर वाई। तो आर का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, याद करो आर का फॉर्मूला सिग्मा डी एक्स डी वाई, वेयर जब डी एक्स निकालते हैं एक्स माइनस एक्स का मीन और डी वाई निकालते हैं वाई माइनस वाई का मीन, तो क्या होता है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स रूट में गुना रूट अंडर सिग्मा डी स्क्वायर वाई। वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। डी एक्स डी वाई का मान कितना है 46 है ना, और डी स्क्वायर एक्स कितना है 28, डी स्क्वायर वाई कितना है 84। तो ये 46 में दोनों को गुना करके रूट निकाल लो तो कितना आएगा, दोनों गुना करोगे तो 2352 आएगा। कितना आएगा, तो 46 में भाग लग जाएगा किससे, 2352 का वर्गमूल निकाल लेना है, 48.497 का ये निकल जाएगा कितना, प्लस में प्लस है ना घटा करके, तो प्लस कितना हो गया, प्लस 0.9485। ये हो गया आर का मान, कितना निकल गया। तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना होगा, ठीक है ना। चलिए ये आपका बन गया। चलिए दूसरा सवाल देते हैं आपको इसी तरह, और लेकिन आपको समय रहेगा 1 मिनट का। कितना, 1 मिनट का। चलिए यहाँ पर आपको एक और सवाल लेके चलते हैं, बताइएगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। सिग्मा डी एक्स डी वाई का मान है 46, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स है 28 और सिग्मा डी स्क्वायर वाई का मान है 76। एन भी यहाँ पर 7 है। आर का मान बताइए कितना है, कितना होगा।
कैलकुलेशन कीजिए और फटाफट बताइए, कैलकुलेशन कीजिए, बता दीजिए जल्दी से। यहाँ कहा दिया है कि डी एक्स जो है एक्स में एक्स का मीन घटा कर निकाले हैं, और डी वाई जो है वाई में वाई का मीन घटा कर निकाले हैं। चलिए आर का मान बताइए सीधा कितना होगा, जल्दी बताइए कितना होगा आर का मान जी, कितना होगा तो बताओ। फार्मूला कौन सा होगा, देखो जब डी एक्स को हम एक्स का मीन लगा के घटाते हैं, कौन सा होगा खोजना है, चलो खोज के दिखाते हैं तुमको। ये देखो, ये x माइनस एक्स का मीन y माइनस वाई का मीन, तो ये फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। ये देखो 2 3 4 नंबर, ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। नहीं, आप कहिएगा सर एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, तो ये वाला फार्मूला देखो 5 नंबर, 5 नंबर फार्मूला देखो लगेगा आर का मान, देखो 5 नंबर फार्मूला लगेगा। हाँ 5 नंबर, चलो 5 नंबर फार्मूला अप्लाई करो यहाँ पर। देखो क्या आर का मान, सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा रूट अंडर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स गुना सिग्मा डी स्क्वायर वाई, ठीक है। तो डी एक्स डी वाई है 46 और ये है 28 और इधर वाला है 76, तो ये प्लस में 46 है ना, तो प्लस साइन रखो, नीचे दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा 2128 आएगा, और ये प्लस 46 बटे कितना हो जाएगा जी, कैलकुलेशन करके जल्दी देखो 46.13, ये प्लस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 9 तो जरूर आएगा, देख लो 997 आएगा। हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। इस तरह से आपको क्या निकालना है, आर निकालना है, और देख लीजिएगा जो वैल्यू दिया है तो किस फॉर्मूले पर आधारित है, ठीक है। चलिए एक सवाल और लेके चलते हैं हम, और तब आपको पूछते हैं कि बताइए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। एक और फॉर्मूले पर आधारित सवाल लेके चलते हैं, तब बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अच्छा ये स्पीयरमैन कोटी अंतर है नहीं, चलिए एक सवाल लेके चलते हैं आपको हम, और बताइएगा आंसर कितना है, हम बता देंगे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। एन का मान दिया हुआ है, एक सवाल लेके चलते हैं आपको, बताइए आंसर कितना है, बता देंगे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। एन का मान दिया हुआ है, जरा सा मैं सवाल को ठीक से पहले लिख लो। हम्म, सवाल को लिखने के बाद आपको मैं लिखा दूं, यही ना, चलिए। थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ सकता है यहाँ पर, है ना। कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, देखिए एन का मान जो दिया हुआ है वो है 6, एन का मान 6 है, सिग्मा डी एक्स और डी वाई का मान दिया हुआ है यहाँ पर -270, ठीक है, -270, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का मान और सिग्मा डी स्क्वायर वाई का मान दिया हुआ है, ये है डी स्क्वायर एक्स का मान जो है 19 है, और डी स्क्वायर वाई का मान जो है 3950 है, ठीक है। चलिए इतना दिया हुआ है, और डी एक्स का मान सिग्मा डी एक्स और सिग्मा डी वाई दोनों का मान दिया हुआ है, डी एक्स का मान है
3 और dy का मान है -60। ठीक है, और ये कह दिया है कि हमने जो dx निकाला है x माइनस एज्यूम्ड मीन लेके, और dy जो निकाला है y माइनस y का एज्यूम्ड मीन लेके। सवाल को जल्दी से नोट कीजिए क्योंकि सवाल को यहाँ पर हम मिटा देंगे। स्क्रीनशॉट इसका रख लीजिए और बताइए सबसे पहले कितना नंबर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कीजिएगा। अगर फॉर्मूले को आपने फिट रखना नहीं सीखा कि कौन सा फॉर्मूला वहां पर लगेगा तो फिर मुश्किल है ना। तो नंबर बताइए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इस पर। क्या लिखे हैं चंदन? शॉर्टकट से बनेगा। ठीक है, बहुत अच्छा है कि शॉर्टकट मेथड से बनेगा, है ना, क्योंकि डेविएशन जो लिया गया है वो किससे लिया गया है? एज्यूम्ड मीन से। तो शॉर्टकट का जो फॉर्मूला है आर का क्या होगा? एन गुना सिग्मा डी एक्स गुना डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स गुना सिग्मा डी वाई बटा एन गुना सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर का रूट, और उसी तरह वाई वाला एन गुना सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। तो ये शॉर्टकट के फॉर्मूले से बनेगा। कौन से फॉर्मूले से? शॉर्टकट के फॉर्मूले से। इस पर अप्लाई कीजिएगा शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है, तब इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा? शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, समझे? किसका शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाएगा। इस पर हालांकि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक दिन, लेकिन इसको फिर से आप देख के फॉर्मूले को रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हालांकि जो क्लास का नोट्स है उसको तो मैं भेज ही दूंगा, है ना, लेकिन एक बार फिर आप इसको बढ़िया से नहीं समझे हैं तो फिर से देखिएगा। इस पर हम लोग सवाल, हम लोग एक दिन इस पर प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मैं भी हो सकता है कि कल ही प्रैक्टिस कर लें, है ना, 10-20 सवाल लेकर के इस पर प्रैक्टिस कर लें। देखिए दूसरा मेथड जो है कोरिलेशन निकालने का, वो कौन सा है? सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का स्पीयरमैन का कोटि अंतर विधि, स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको रैंक मेथड भी कहते हैं, है ना। कौन सा मेथड कहते हैं? रैंक मेथड। एक्चुअल में क्या है ना, इसको जो इस मेथड का जो प्रतिपादन किया था वो एक्चुअल में ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक जो है स्पीयरमैन ने किया था, एडवर्ड स्पीयरमैन ने, है ना, 1904 में। और इसको रैंक मेथड भी कहा जाता है इसी को, रैंक मेथड। कब? जब आंकड़ा क्वालिटेटिव नहीं हो के क्वांटिटेटिव नहीं हो के क्वालिटेटिव हो। दो तरह के आंकड़े होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, है ना, क्वांटिटेटिव, जिसको आप कहते हैं संख्यात्मक, है ना, संख्यात्मक। एक होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटी बताता है, क्वालिटेटिव जिसको गुणात्मक कहते हैं, ये क्वालिटी बताता है, अच्छा खराब, अच्छा तो कितना, उसमें 10-20 अच्छा थोड़े कर सकते, उसमें मार्किंग है ना देता है जी, है, उसमें तो ये देता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह करके। तो क्या होता है कि जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसको कोरिलेशन निकालने के लिए रैंक मेथड जो है वो ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए रैंक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? बता देते हैं आपको। इसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, पहले देखिए जो कोरिलेशन का सिंबल है ये देखिए रो टाइप का, और ये क्या है? 1 - 6 गुना सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन क्यू माइनस एन, एन नंबर ऑफ आइटम है, तो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, एन को अगर कॉमन लेंगे तो एन स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। कौन सा? ये फॉर्मूला। अब कहिएगा सर डी क्या है ना। देखिए सबसे पहले समझिए क्या है स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक का पर सिंबल ये है रो, आर एक्स, एक्स श्रेणी का सभी का जो है ऑर्डर रैंक निकाला जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आर वाई, वाई श्रेणी का रैंक निकाला जाता है, ठीक है। डी, डी जो निकाला जाता है आर एक्स माइनस आर वाई, है ना, आर एक्स माइनस आर वाई। और डी स्क्वायर जो निकाला जाता है आर एक्स माइनस आर वाई का स्क्वायर। आर एक्स क्या है? तो एक्स सीरीज का रैंक, वाई क्या है? आर वाई, तो वाई सीरीज का रैंक है ना। रैंक कैसे निकालते हैं उसको समझाते हैं आपको हम। चलिए, तो रैंक निकालने के लिए हम आपको बताते हैं कि कैसे रैंक निकालेंगे, है ना। चलिए, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई दो सीरीज में डेटा दिया हुआ है, किसमें किसमें? एक्स और वाई में।
जैसे मान लीजिए 80 है, 70, 65, 64, 63। इसी तरह है 65, 68, 70, है ना, 95, 100। या इसको बदल लेते हैं, रुकिए जरा सा। मान लीजिए है 12, 18, 17, 20 और मान लीजिए ये 22 है। ठीक है, ये सवाल है। रैंक मेथड से हम निकालना है हमको कोरिलेशन। तो सबसे पहले एक्स और वाई का वैल्यू रखते हैं, है ना। सबसे पहले रखते हैं, कौन कौन है। 12 है, 18 है, 17 है, 20 और 22। वाई कितना है, 65 है, 68 है, 70 है, 95 है और 100 है। रैंक कैसे निकालेंगे, आर एक्स, एक्स वाला का रैंक आर एक्स हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 22 है, तो फर्स्ट रैंक पर है। उसके बाद 20 सेकेंड रैंक पर, उसके बाद 18 थर्ड रैंक पर, 17 फोर्थ रैंक पर और 12 फिफ्थ रैंक पर है ना। तो बड़े से छोटे की ओर निकाला, उसी तरह आर वाई का भी निकालेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 100, तो 100 को फर्स्ट रैंक, 98 को सेकेंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कोई जरूरी नहीं कि सर सीरियल ए हो। तो डी जो निकालेंगे ना, डी यहाँ पर, ये आर एक्स में आर वाई घटा देंगे। आर एक्स 5 में 5 जीरो, 3 में 4 -1, 4 में 3 1, 2 में 2 जीरो, 1 1 जीरो। अब इसी का डी स्क्वायर निकाल लेंगे, इसी का निकलता है डी स्क्वायर। तो डी का स्क्वायर 0 1 1 0 0। तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना हो गया, 2 ही हुआ, है ना। सिग्मा डी स्क्वायर 2। एन कितना है, यहाँ कितना पद है, कितना आइटम है, कितना है, 1 2 3 4 5 है। एन हो गया 5। इसको बार कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए सिग्मा डी स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर, 2, और एन कितना है, 5। तो यहाँ रैंक मेथड में कितना होता है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन गुना एन स्क्वायर -1, यही ना होता है। तो कितना हो गया, 1 - 6 गुना सिग्मा डी स्क्वायर 2 है, एन 5 है, 5 गुना 5 स्क्वायर -1। तो कितना हो गया, 1 - 12 बटा, ये हो गया 5 गुना कितना, 24। ये 5 गुना 25 -1, तो कितना हो गया, 1 - 2/120। तो पी कितना हो गया, 120 -2 डिवाइडेड बाय 120, कितना हो गया, 118/120। कितना हो गया आर का मान, इसको डिवाइड करके देख लीजिए कितना होता है ना, कितना होता है इसको देख लीजिए, जल्दी से डिवाइड कीजिए, बताइए कितना होता है। 0.9 कितना हो जाएगा जी, 118 है ना, 118 डिवाइड 120 से 0.98। तो बताइए 0.988 आया तो कौन सा डिग्री है, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, चलो ये क्या निकला हमारा, ये हमारा कोरिलेशन एनालिसिस है कि इसमें से जो फॉर्मूले हमारे हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं। अगर कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला हम देखें, कार्ल पियर्सन मेथड में तो कई फॉर्मूले हैं, है ना। फर्स्ट फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस डी ऑफ एक्स गुना एस डी ऑफ वाई, फर्स्ट फार्मूला। सेकंड क्या है, इसका अगर कोवेरियंस निकाले तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स का मीन गुना वाई माइनस वाई का मीन डिवाइडेड बाय एन गुना एस डी ऑफ एक्स गुना एस डी ऑफ वाई, सेकंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला बताओ, इसके जगह पर हम डी एक्स, इसके जगह पर डी वाई, ये सिग्मा और गुना एन गुना स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स गुना स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, तीसरा फार्मूला। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको सिग्मा स्मॉल एक्स लिखते हैं इसको,
और इसको स्मॉल वाई, तो ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई हो गया बटे एन गुना एस डी ऑफ एक्स गुना एस डी ऑफ वाई। चौथा फॉर्मूला हो गया, है ना। अब ये जो एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई है, इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, देखिए सिग्मा डी एक्स गुना डी वाई, इसका फॉर्मूला क्या था, एन गुना सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बटा एन गुना सिग्मा डी स्क्वायर वाई बटा एन। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, पांचवा। ये एन एन दोनों इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा डी एक्स गुना डी वाई बटा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स गुना सिग्मा डी स्क्वायर वाई। छठा फॉर्मूला हो गया, है ना। उसी तरह से और भी फॉर्मूला निकलेंगे इसी से। अब जैसे यहां से निकालना शुरू करेंगे, कहाँ गया ये जो डी स्क्वायर एक्स है, इसको स्मॉल एक्स भी लिखते हैं, ये डी एक्स को, ये देखिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डी एक्स है वो क्या है, एक्स है, यानी एक्स माइनस एक्स का मीन। डी वाई जो है ये क्या है, स्मॉल वाई है, यानी वाई माइनस वाई का मीन। तो जहां डी एक्स है वहां स्मॉल एक्स भी लिख सकते हैं हम। तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय एन गुना सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन गुना सिग्मा वाई स्क्वायर बटा एन। ये सातवां फॉर्मूला हो गया। एन एन कैंसिल कर दीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा आर। और डी एक्स डी वाई जहां है ना, इसको आप स्मॉल एक्स वाई लिखिए, कितना हो गया, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय ये सिग्मा एक्स स्क्वायर गुना सिग्मा वाई स्क्वायर। ये आठवां फॉर्मूला हो गया। कई फॉर्मूले से निकलते जाएंगे, फॉर्मूले से फॉर्मूले निकलते जाएंगे, बस आप देखते रहिए, है ना। आठवां फॉर्मूला क्या था, उसके बाद हो गया वो। अब शॉर्टकट मेथड में चलिए, या डायरेक्ट वैल्यू मेथड पहले चलिए। 8 हो गया है डायरेक्ट वैल्यू मेथड में, है ना। डायरेक्ट वैल्यू मेथड में आर का फॉर्मूला क्या होगा, एन गुना सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स गुना सिग्मा वाई। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, ये आप कैसे लाए, तो वही कोवेरियंस जो एक्स वाई का है ना, बटे एस डी ऑफ एक्स गुना एस डी ऑफ वाई, जो आपका निकल के आया सिग्मा एक्स माइनस एक्स का मीन गुना वाई माइनस वाई का मीन बटे एन गुना एस डी ऑफ एक्स गुना एस डी ऑफ वाई। इसी फॉर्मूले को जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा यहाँ पर, जो हम आप लिख रहे हैं, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। उसी तरह ये निकल के आएगा एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ऐसे निकल के आएगा। इसी से फर्स्ट फार्मूला था, ये नवा फार्मूला हो गया। और एक फार्मूला और लिखिए शॉर्टकट मेथड का, शॉर्टकट मेथड का फार्मूला। इसमें क्या होता है, एक्चुअल में डी एक्स जो लेके चलते हैं, ये एक्स के एज्यूम्ड मीन से निकालते हैं, और डी वाई जो होता है ये वाई के एज्यूम्ड मीन से निकालते हैं, और कब, शॉर्टकट मेथड में। और इसमें फार्मूला जो अंतर हो जाता है किससे, जो आपने जो डेविएशन निकाला था डी एक्स और एक्स वाला, एक्स माइनस एक्स के मीन से, एक्स के मीन में वो फॉर्मूला है, यहाँ देखिए डेविएशन से जब निकाला तभी शॉर्टकट में, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा एन गुना सिग्मा डी एक्स डी वाई, यानी जहां एक्स है डी एक्स, जहां वाई है डी वाई, माइनस सिग्मा डी एक्स गुना सिग्मा डी वाई, नीचे बस जहां एक्स है वहां डी एक्स रख दीजिए, तो एन गुना सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर गुना एन गुना सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। बस 10वां फार्मूला। इतने फार्मूले हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के, कार्ल पियर्सन के, है ना। कार्ल पियर्सन का हो गया। और स्पीयरमैन का कौन सा है, एक फार्मूला जो आपने देखा यहाँ, स्पीयरमैन मेथड में आपने जो फार्मूला देखा वो कौन सा है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन गुना एन स्क्वायर माइनस 1, है ना। यहाँ जो डी निकाला जाता है आर एक्स माइनस आर वाई, ठीक है। आर एक्स क्या है, एक्स सीरीज का जो है
रैंक ऑफ एक्स सीरीज। और आर वाई क्या है? रैंक ऑफ वाई सीरीज। जनरली ऐसे सवालों में क्या होता है, डी स्क्वायर का मान दे देता है, पूछता है कि बताइए और एन का मान। ठीक है, जैसे एन का मान 5 है, एग्जांपल बताते हैं, और डी स्क्वायर का मान 4 है, तो बताइए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना होगा, बताइए। तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 - 6 गुना डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कितना है 4, एन कितना है 5, अब 5 × 5 स्क्वायर -1, तो कितना हो गया 1 - 24/120। अब निकाल लीजिए कितना हो गया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये था आज का हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट, है ना। कोरिलेशन कैसे निकालते हैं उसके फॉर्मूले थे, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछेंगे वो सारा सवाल जो है इतने ही फॉर्मूले पर आधारित होंगे। वैल्यू दे देगा, आर का मान पूछेगा। ठीक है, हम लोग इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे 2-4 सवालों पर। तब तक यदि अभी आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, ये कोरिलेशन एनालिसिस का एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। हम लोग इस पर जो है एग्जाम्पल लेके किसी सवालों को बनाएंगे, या सवालों को हम भेजेंगे, आपके ग्रुप में भेज देंगे, आप उसको बनाइएगा, दिक्कत होगा तो फिर हमको पूछिएगा या मैसेज कीजिएगा, हम फिर उसको सॉल्व करा देंगे, है ना। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट डे रिग्रेशन एनालिसिस को लेकर के, है ना। किसको, रिग्रेशन एनालिसिस को, वह कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में क्या संबंध है उनको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल जो होते हैं वो आपका वहां पर निकल जाएगा। इसके बाद हमारा इंडेक्स नंबर होगा, इंडेक्स नंबर होने के साथ ही स्टैटिस्टिक्स का हमारा क्लास जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इंडेक्स नंबर पढ़ाने के बाद भी हम 1-2 दिन इस पर प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस आप कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद तब हम लोग जो है स्टैटिस्टिक्स छोड़कर दूसरे पेपर पर चलेंगे, है ना। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। कैसा लगा हमारा क्लास में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।